वर्ग 10 के सभी बच्चों को पुनः एक बार वेलकम है। आज हम लोग यहाँ दूसरे यूनिट में ही समाजवाद और साम्यवाद के बातों में आज देखेंगे हम लोग 1917 के बोल्शेविक क्रांति क्यों होता है 1917 ईस्वी में, इस बात पे हम जिक्र करेंगे आपसे। जो आज हम इसको छोटा छोटा करते हुए आज हम 5वें भाग में इसी यूनिट को 5वें भाग में रखे हुए हैं, जिसे यहाँ बोल्शेविक क्रांति जो नवंबर 1917 ईस्वी में घटित होता है 17 ईस्वी अर्थात यह नवंबर 1917 ईस्वी में घटित होता है। यह क्रांति जो बोल्शेविक क्रांति होता है नवंबर 1917 ईस्वी में। इस समय अगर कहा जाए कि रूस में राजनीतिक मंच पर लेनिन का यहाँ पे उदय समझा जा सकता है कि लेनिन का यहाँ उदय होता है, क्योंकि जार की सरकार ने उसे निर्वासित दंड दे दिया था, यानी देश निर्वासन की सजा दिया हुआ था। लेकिन जैसे ही वह स्विट्जरलैंड में यहाँ निर्वासित अपना जिंदगी जी रहे थे, तो स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन व्यतीत करने की स्थिति में वे जब मार्च 1917 ईस्वी में रूस में क्रांति हुआ, इस क्रांति के माध्यम से वह जर्मनी की सहायता से रूस में पहुंच गए, अर्थात वे छुपते हुए रूस में पहुंचे फिर से। और जब रूस में पहुंचे तो अप्रैल 1917 ईस्वी में उन्होंने क्या किया कि जब वहाँ पेट्रोग्राद वहाँ पहुंचे, पेट्रोग्राद जो रूस में है, तब रूस की जनता का उत्साह इनको देखकर और ज्यादा बढ़ गया। रूस की जनता जो थी यहाँ लेनिन को देखने के बाद और ज्यादा उत्साहित हो गई। लेकिन लेनिन ने यहाँ स्वयं से घोषित कर दिया कि इसके द्वारा घोषित किया हुआ जो विचारधारा था कि रूसी क्रांति पूरी अभी नहीं हुई है, रूस की जो क्रांति चल रही है यह क्रांति अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए एक दूसरी क्रांति होना अनिवार्य है, दूसरी क्रांति होनी चाहिए। यह बात वहां के जो क्रांतिकारी थे सभी क्रांतिकारियों को लेनिन के द्वारा यह बात जब कहा गया, जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से भी जाना जाता है, जो इतिहास में इस अप्रैल थीसिस के नाम से यह घटना जाना जाता है कि लेनिन ने जब इस विचारधारा को रखा था, जिसे अप्रैल थीसिस कहा जाता है, क्योंकि इस बात को उसने कब रखा था, यहाँ अप्रैल 1917 ईस्वी में रखा था, इसलिए अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। जो आपसे छोटा क्वेश्चन अप्रैल थीसिस से क्या समझते हैं, ऐसे प्रश्न हो सकता है। अप्रैल थीसिस, तो अप्रैल थीसिस की घटना जो है अप्रैल 1917 में लेनिन ने क्रांतिकारियों को अपना विचार दिया कि अभी क्रांति पूरी नहीं हुई है, अभी क्रांति का रूप और बाकी है, जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ लेनिन ने 3 नारों को बुलंद करने का काम किया, जिसमें उसने दिया कि भूमि, शांति और रोटी। 3 नारे में था भूमि, शांति और रोटी। यह 3 नारे लेनिन का जब बुलंद होने लगा तो लेनिन ने यहाँ बल के प्रयोग करके यहाँ केरेंस्की की जो सरकार थी उसको उलट देने का निश्चय कर लिया कि केरेंस्की की सरकार को उलट दिया जाएगा, क्योंकि जिस सरकार के माध्यम से लेनिन को निर्वासित किया गया था उस सरकार को पलटना इसकी भी एक तरह की सूझबूझ बनी हुई थी। और सेना और जनता को लेनिन ने क्या किया कि दोनों को अपने साथ मिला लेने में एक कूटनीति चाल चला, और कूटनीति के माध्यम से लेनिन ने सेना के साथ साथ जनता को भी अपने पक्ष में मिला लिया। और 7 नवंबर की घटना है कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी में पुराने जो रूसी कैलेंडर की स्थिति देखेंगे, पुराने रूसी कैलेंडर में इसे 25 अक्टूबर कहा जाता है, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी को जो पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार उस समय 25 अक्टूबर था, 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी था, वो बोल्शेविक ने यहाँ पेट्रोग्राद जो जगह था, वहाँ पेट्रोग्राद के जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन को, वहाँ के बैंक था, बैंक को डाकघर है, डाकघर को टेलीफोन केंद्र को, कचहरी तथा अन्य जो सरकारी भवन थे सभी पर इसने अधिकार जमा लिया अपना, क्योंकि सेना इसके साथ थी, जनता जब साथ थी तो सभी चीजों पर, सभी वस्तुओं पर इसने अपना अधिकार जमा लिया। और केरेंस्की सरकार थी उसे रूस छोड़कर भाग जाना पड़ा। इस प्रकार यह रूस की जो महान बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, इस बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रांति यहाँ पे संपन्न हो गई। अब यहाँ पे शासन की जो बागडोर था, या शासन की बागडोर बोल्शेविक के हाथ में जब आ गई तो इसका अध्यक्ष यहाँ लेनिन को बना देने का काम किया गया। और ट्रांस्की इस समय इस सरकार का एक विदेश मंत्री के रूप में जाना जा सकता है कि ट्रांस्की उस समय विदेश मंत्री के रूप में था। विश्व में पहली बार शासन यहाँ सर्वहारा वर्ग के हाथों में आने का काम हुआ था कि सर्वहारा वर्ग के जो शासन थी, यह विश्व में सबसे पहले सर्वहारा वर्ग अपने हाथों में शासन लिया था। सत्ता पर जब कब्जा यहाँ हो गया तो सत्ता पर कब्जा कर लेने के बाद लेनिन और बोल्शेविक दल का जो उत्तरदायित्व था और भी ज्यादा बढ़ गया। और यहाँ लेनिन का और बोल्शेविक दल का जब उत्तरदायित्व तो बढ़ गया तो लेनिन के समक्ष यहाँ देखने के लिए कई जटिल और समस्याएं वहां दिख रहा था कि देश के अंदर कई जटिल समस्याएं हैं। लेकिन लेनिन ने क्या किया कि इस समस्या को बहुत हद तक
सुलझाने का या उसका निराकरण करने का उसने उपाय किया। सर्वप्रथम जर्मनी के साथ जो ब्रेस्टली टोस्ट है, तो टोस्ट की संधि है, वैसे संधि को इसने किया। और इस संधि में जो सोवियत रूस है, सोवियत रूस के लगभग 1/4 भूभाग इसे गंवा देने की स्थिति आ गई। लेकिन अगर कहा जाए कि इसका अगर प्रधान या इसका जो विश्व युद्ध के बाहर या अपने आप से वह विश्व युद्ध से बाहर निकल गया, लेकिन उसने अब तक जो आंतरिक समस्या था, देश के अंदर समस्याएं जो चल रही थी, उस पर ध्यान अब आकर उसने केंद्रित किया। और इस तरह से उस समय जो रूस में एक गृह युद्ध की समस्या उत्पन्न हुई, जिसमें अगर कहा जाए कि अमेरिका था, जापान था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, ऐसे वैसे देशों के हस्तक्षेप करते हुए सोवियत रूस पर इसने आक्रमण भी कर दिया। लेकिन लेनिन ने ऐसे देशों के आक्रमण करने के बाद भी लेनिन जो था साहस पूर्वक इसमें काम किया, साहस पूर्वक देश के प्रति अपना योगदान दिया और ऐसे देशों के उसने सामना भी किया। ट्रांस्की के नेतृत्व में एक विशाल जो लाल सेना का गठन किया गया था, इस लाल सेना के सफलतापूर्वक उसने क्या किया कि हमले का सामना भी किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि आंतरिक जो विद्रोह हो रहे थे, ऐसे आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए एक तरह का उसने दल बनाया, जिसे हम चेका दल के नाम से या जिसे हम गुप्त पुलिस संगठन के नाम से जान सकते हैं कि चेका दल का गठन लेनिन ने किया था। यह भी प्रश्न अक्सर कंपटीशन में आते रहते हैं कि चेका दल का गठन किसने किया था, तो लेनिन ने किया था, जिसे गुप्त पुलिस संगठन के नाम से जाना जा सकता है। यह अचानक छापा मारकर विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लेने में बहुत ही सतर्क होते थे। और इस तरह लेनिन जो था, लेनिन आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए, जो देश के अंदर विद्रोह था, इसे दबाने में वह बहुत ही सफल प्रयास किया और सफलता भी हासिल किया। लेनिन जो था, लेनिन एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता की स्थापना करने में भी सफलता हासिल किया। सन 1918 ईस्वी में विश्व का पहला समाजवादी शासन व्यवस्था कहा जाए, ऐसे समाजवादी शासन व्यवस्था स्थापित करने वाला देश के रूप में रूस को जाना गया कि विश्व में सबसे पहले समाजवादी शासन व्यवस्था स्थापित करने वाला देश कौन हुआ? रूस हुआ। क्योंकि इसके द्वारा कहा जाता है कि रूस का नाम यहाँ सोवियत गणराज्य यानी सोवियत जो था, सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह कहा जाता था, जिसे यूएसएसआर के नाम से इसको जाना जाता है कि यूएसएसआर के नाम से इसको समझेंगे। ऐसे रूपों में इसने परिवर्तित करने का सहयोग किया। लेनिन ने एक नए तरह का यानी नए राज्य में प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था यहाँ स्थापित किया और राजनीतिक संगठन में सबसे जो निचली इकाई था, निचले स्तर पर सोवियत नामक स्थानीय समितियां बनाने का इसने काम किया। फिर यहाँ सभी सोवियत के जो सदस्य होते थे, सदस्यों को मिलाकर एक राष्ट्रीय कांग्रेस का इसने गठन करने का काम किया और जिसकी कार्यकारिणी जो होती थी, कार्यकारिणी शक्ति एक केंद्रीय रूप से या केंद्रीय समिति को सौंप देने का इसने काम किया। फिर लेनिन इस समिति का अपने आप को अध्यक्ष बन गया और मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे, सदस्यों का चुनाव इसी समिति के द्वारा होना निश्चित किया गया कि मंत्रिमंडल का जो चुनाव होगा इसी समिति के माध्यम से किया जाएगा। लेनिन ने रूस में संविधान के द्वारा 8 वर्ष से जो अधिक उम्र वाले वैसे सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया, जो उत्पादक श्रम द्वारा अपनी जीविका चलाने का काम किया करते थे। इस तरह जो काम करने के जो अधिकार थे, उसे सारे अधिकार को उसने संवैधानिक अधिकार प्रदान करने का कार्य किया। उत्पादन के रूप में यानी उत्पादन के जो साधन थे, उस साधन पर निजी स्वामित्व को समाप्त कर देने का काम लेनिन के द्वारा किया गया और उद्योग पर मजदूरों का एक तरह से नियंत्रण स्थापित करने का काम भी महत्वपूर्ण रूप से किया गया। फिर यहाँ जो बैंक थे यानी बैंकों, बड़े बड़े जो उद्योग थे, उद्योगों, जल परिवहन और रेलवे का उसने राष्ट्रीयकरण करने का भी काम किया। खासकर शिक्षा पर जो चर्च का अधिकार पहले हुआ करता था, उस चर्च का अधिकार से उसे मुक्त करने का काम भी लेनिन के द्वारा किया गया और इसे भी शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण करने का काम लेनिन के द्वारा सर्वप्रथम किया गया। इसी तरह लेनिन जो है, लेनिन शासन के नियमों में परिवर्तन करने के साथ साथ ही बोल्शेविक दल का नाम यहाँ बदलकर साम्यवादी दल कर दिया गया। अर्थात बोल्शेविक का नाम यहाँ पे बोल्शेविक का नाम साम्यवादी के रूप में जाना गया। जो आज भी साम्यवादी व्यवस्था रूस में मौजूद है, तो साम्यवादी नाम लेनिन के द्वारा ही किया गया। और लाल रंग के झंडे पर, जो लाल रंग का झंडा हुआ करता था, उस झंडे पर हंसुए और हथौड़े को सुशोभित करने का काम लेनिन के द्वारा किया गया। और इस तरह के झंडे को तैयार लेनिन के माध्यम से जब किया गया, तो उसके बाद यह झंडा जो था यह साम्यवाद का एक प्रतीकात्मक झंडा के रूप में स्वीकार हुआ। अब लेनिन के
समक्ष एक अन्य समस्या भूमि के पुनर्वितरण की स्थिति थी कि भूमि में जो पुनर्वितरण था उसने एक आरोप जारी किया था, एक तरह का आदेश जारी किया था कि आदेश के माध्यम से जिसे कहा जाए कि बड़े जो भूस्वामी थे और बड़े भूस्वामी के जो भूमि किसानों के बीच पुनर्वितरित करने का जब लेनिन द्वारा काम किया गया, क्योंकि किसानों के भूमि जो पहले से ही उसके हाथ में कब्जे में थे, क्योंकि किसानों ने भूमि पे अपना कब्जा स्थापित कर लिया था, इस आदेश द्वारा लेनिन ने सिर्फ उसे कहा जाए तो वैधता स्थापित करने का ही काम किया, क्योंकि किसानों के पास तो भूमि मौजूद ही हो चुके थे। लेनिन के इस कदम की आलोचना अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा आलोचना देखने के लिए मिला, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी पर राज्य का नियंत्रण होता है, लेकिन लेनिन ने इस बात को अपने तर्क के माध्यम से काट देने में कहीं भी हिचक नहीं किया, क्योंकि उसका कहना था कि किसान बहुमत में थे जबकि बोल्शेविक दल जो है वो अल्पमत में थे। तो इस हिसाब से उसने इस बात को भी, इस विचारधारा को भी उसने काट दिया। अब उत्पादन की जो समस्या थी, उत्पादन की समस्या के निपटारे के लिए लेनिन ने यहाँ युद्धरत जो साम्यवाद था इसको लागू करने का काम किया। लेनिन ने इसके तहत यानी कि इनके तहत फैक्ट्री के जो तकनीकी वाद थे उस पर जो नियंत्रण की बात है उसमें नियंत्रण स्थापित किया और मजदूरों की सहायता से जो फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री के उत्पादन पर भी नियंत्रण स्थापित करने का काम किया। इसी तरह किसानों पर भी उसने नियंत्रण किया और जब नियंत्रण लगाया और किसानों से बलपूर्वक अनाजों की वसूली की जाने लगी तो फैक्ट्री में श्रमिक हड़ताल पर उसने कड़ाई से प्रतिबंध लगाने का काम किया। लेकिन युद्धरत यहाँ जो साम्यवाद के विरुद्ध रूस से में भयंकर प्रतिक्रिया हुई और इस भयंकर प्रतिक्रिया में जबरदस्ती वसूली के भय से किसानों ने अपना अनाज जलाना जब शुरू कर दिया और जिसका परिणाम देखेंगे कि 1920-21 में उत्पादन के स्तर में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिला और जिसमें करोड़ों के सामने यानी करोड़ों लोगों के सामने जीवन मरण की स्थिति आने लगी। और ऐसे प्रश्न जब खड़ा होने लगे तो कहीं कहीं तो भुखमरी की स्थिति भी पैदा हो गई थी और ऐसे भुखमरी की स्थिति पैदा हुई थी कि राजकीय और विदेशी सहायता के बावजूद काफी लोग यहाँ भूख और प्यास से मरने भी लगे थे। क्रांति विरोधी नारे भी सुनाई देने लगे थे और अतः यहाँ लेनिन ने अपनी नीति में संशोधन करने का काम किया और जब नीति में संशोधन किया जिसके परिणाम अगर कहा जा सकता है कि लेनिन के नए नीति जो था जिसे हम नेप कहते हैं, नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से हम जानते हैं, जो लेनिन के द्वारा इस नीति को दिया गया। तो इस तरह से यहाँ लेनिन के द्वारा किए गए जो कार्य हैं यानी 1917 के जो बोल्शेविक क्रांति है, इस क्रांति को हमने देखा। आज का सीरीज हम यही समाप्त करते हैं। पुनः हम अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ इसी यूनिट के साथ हम मिलेंगे। तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।